हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लास में। आज हम लगाने वाले हैं क्लास 9th के मैथ, जिसका चैप्टर अध्याय 1 या चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के का आज हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि इसमें अगर संख्या पद्धति में जो हमें आगे एक्सरसाइजें पढ़नी है उनमें हमें क्या क्या आवश्यकता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसके आज हम इन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो हाँ, और अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर तक आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन दबा दीजिए। और अगर अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बेसिक कंसेप्ट, यानी कि संख्या पद्धति हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आज हम उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएँ, आखिरकार प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। तो आज हम अध्ययन करने वाले प्राकृतिक संख्याएँ। आखिरकार प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी नेचर नंबर, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेचर नंबर, आखिरकार नेचर नंबर होता क्या है। यहाँ पे और इस चैनल पे आपको जितनी भी चीज़ें बहुत सिंपल और इजी वे में मिलने वाली हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं नेचर नंबर। तो अगर हम आपसे कहें कि आप काउंटिंग करिए, तो आप काउंटिंग किसी से पूछे तो कहाँ से स्टार्ट करिएगा, 1 से। अगर किसी से भी अगर आप काउंटिंग सुनोगे या गिनती आप कहोगे कि आप गिनती पढ़िए, तो वो कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर किसी से भी हम गिनती सुनते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, 1 से। यानी वो अपने प्राकृतिक स्वभाव है कि वो गिनती 1 से स्टार्ट करेगा। समझ आ रहे हैं दोस्तों। अगर गिनती कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, यानी क्या वो प्राकृतिक उसका स्वभाव है कि वो कहाँ से 1 से स्टार्ट करता है, वो कभी 0 से स्टार्ट नहीं करता। हम उससे कहते हैं आप काउंटिंग स्टार्ट करिए तो 1 से स्टार्ट करता है। इसका मतलब क्या है, एक प्राकृतिक उसका स्वभाव है। हर एक व्यक्ति का प्राकृतिक स्वभाव होता है। यानी क्या हो गई, तो जो हमने प्राकृतिक स्वभाव के कारण वो गिनती उसने कहाँ से स्टार्ट की, 1 से। तो यानी प्राकृतिक संख्याएँ क्या होंगी, यानी जो संख्याएँ 1 से स्टार्ट हों उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल सी अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। समझा ना। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हों उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, तो जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। समझ आ रहा है दोस्तों। यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम फिर एक बार पुनः रिवीजन करवा रहे हैं कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अब हुआ प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं के बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अगला हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्याएं। अब क्या आएगा हमारे पास, पूर्ण संख्याएं। तो अक्सर पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो यानी अभी तक हमारे पास काउंटिंग पूरी है नहीं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम काउंटिंग पूरी करें तो हमारे पास काउंटिंग पूरी है नहीं है, 1 2 3। अब हम 9 के बाद आगे काउंटिंग नहीं लिख सकते। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 को ऐड कर दें तो हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या। यानी हमारी क्या काउंटिंग पूरी होने लगती है। जब काउंटिंग पूरी होने लगती है तो हमारी क्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में एक अगर 0 को हम ऐड कर दें, यानी वे संख्याएं। अब क्या अगर इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वे संख्याएं
वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण एग्जाम्पल जैसे 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, यानी 0 से प्रारंभ कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाए, अनंत तक जाए, वे सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, समझ में आया। यानी वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट, जिनकी अब एक सिंपल सा अगर और हम अपनी भाषा में कहने का, जो जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 ऐड किया और जैसे ही हम 0 ऐड करते हैं तो हमारी काउंटिंग पूरी होने लगती है। तो जिस संख्या को ऐड करने से हमारी काउंटिंग या गिनती पूरी हो जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एक तो हम ये परिभाषा बता सकते हैं, जैसे हमारे पास जैसे ही हमने 0 ऐड किया हमारी काउंटिंग पूरी होने लगी। समझ में आ रहा है ना दोस्त। अब पूर्ण संख्याओं हो गई, समझ में आ रहा है। पूर्ण संख्या के बाद आएंगे हम पूर्णांक। एक चीज़, अगर पूर्ण संख्याओं में हमारे और भी चीज़ें होती हैं, समझ में आ रहा है। पूर्ण संख्या पढ़ रखते हैं हम सम विषम, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सम संख्या, इसी में अब हम क्या पढ़ लेंगे, सम संख्याएं। आखिर सम संख्याएं क्या होती हैं मेरे दोस्तों, कि आखिर कौन सी सम संख्याएं क्या होती हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जिन संख्याओं में 2 से डिवाइड हो जाएं वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं या जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए वे सभी संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाती हैं। अब इसकी डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। समझ आ रहा है दोस्तों, कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 4 2 4 6 8 10 12 14 डैश 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 इनफाइनाइट। इसी तरीके की संख्या, जो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी वे संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ समझ में आए दोस्तों। अब आएंगी विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या का जस्ट उल्टा होता है, यानी विषम संख्या। अगर हम बोले तो विषम संख्या या विषम संख्याएं किसे कहते हैं, ऑड नंबर, तो क्या कहेंगे, ये बिल्कुल सम का उल्टा होता है। हमारे सम क्या थे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें सम कहते हैं। तो विषम क्या होंगी, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हों वो क्या होंगी, हमारी विषम संख्याएं। तो यहाँ पे फिर डिफिनेशन लिखेंगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हों उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। समझा दोस्तों कि विषम संख्याएं क्या होंगी, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हों उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं या विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 3 5 1 1 3 5 7 9 डैश 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 इनफाइनाइट।
समझ में आया दोस्तों कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक दोस्तों। सम संख्या को हुई, विषम संख्या का हो गई। अब आएंगे हम भाज्य और अभाज्य यानी प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। अब आएंगे हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी प्राइम या को प्राइम। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो समय कि भाज्य संख्या तो हम कह सकते हैं भाज्य संख्या बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। या पहले जैसे देखिए भाज्य यानी जिसके अगर हम यह करें जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्या या जो संख्याओं या जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणज होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम मान लीजिए जिसके 2 से अधिक गुणज होने चाहिए वो हमारी संख्या क्या होंगी, भाज्य। तो जिसका 4, 6, 8, 9। अब देखो मैं समझाऊँ ये इसी तरीके से 12 डैट इनफाइनाइट। ये क्यों है, अगर हम इनके फैक्टर करेंगे, अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे या 6 के गुणज करेंगे तो कितने निकल के आएंगे हमारे पास, निकल के आएंगे 2, 3, 1, 2, 3। हमारे पास कितने गुणज निकल गए, 1, 2, 3। इसके गुणज कितने हैं हमारे पास, गुणजों की संख्या इसमें कितनी है, 3। इसमें 2 से अधिक है कि नहीं, इसमें 1, 2, 3। इसमें गुणज कितने हमारे पास, 3 गुणज है। अब हमने यही परिभाषा कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणज होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि हम कोई भी संख्या लेंगे जिनसे 2 से अधिक गुणज होने चाहिए उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य। जैसे में आप 8 ले लें, 8 को अगर फैक्टराइज इसके अब 8 के हम गुणज करें कितना होगा, 1, 2, 2, 2। ये होगा 8 के हमारे गुणज। अब देखो इसमें कितने, तो 1, 2, 3, 4। हमारे गुणजों की संख्या कितनी है हमारे पास, यहाँ पे गुणजों की संख्या हमारे पास 4 है। समझ में आ रहा है, गुणजों की संख्या कितनी, 4। तो इसकी क्या हो, 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं, जिसके 2 से अधिक गुणज होंगे वही हमारी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। समझ आ रहा है ना आज तक दोस्तों। अब ये हो गई हमारी भाज्य संख्या। अब हम आएंगे अभाज्य संख्या। अब क्या आएंगे हम, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो अब इसमें क्या कहेंगे कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अगर इसकी हम लिखना चाहें डिफिनीशन तो वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणज होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझा दोस्तों, क्या लिखा, अभाज्य संख्या कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणज होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। समझा दोस्तों। जिसके अथवा अगर हमें एक डिफिनीशन इसकी एक परिभाषा हम और दे सकते हैं, हम दूसरी लिखें, अथवा
समझ में आ रहा है दोस्तों। अथवा क्या होगी कि वे जो स्वयं से कटें और एक से कटें। ये करके वे सभी संख्याएं, अगर दूसरी परिभाषा देना चाहें, वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाज्य होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एक परिभाषा क्या हो गई कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाज्य होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल में देख लें, जो हमने क्या कहा स्वयं से या एक से विभाज्य हो। जैसे हमारे क्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश इनफाइनाइट। अब यहाँ पे जैसे करेंगे तो हमारा 2 है, इस किससे विभाज्य होगी? या तो 1 से विभाज्य होगी या 2 से विभाज्य होगी। या पहली परिभाषा क्या थी हमारी, ये पहली डिफिनेशन अभाज्य संख्या क्या हमने लिखवाई थी कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणाज होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे कितने गुणाज हैं, हमारे केवल 2, हमारा अभाज्य संख्या, और केवल कितने गुणाज, 1 और 2 गुणाज है। इसी तरीके से 3, हम 3 के गुणाज करेंगे तो 1 और 3, कितने गुणाज, केवल 2 ही गुणाज आ रहे हैं इनके। हम यही तो परिभाषा दूसरी परिभाषा की ये समझें, जो स्वयं तथा एक से विभाज्य हो। तो हमारे 2 ये स्वयं से विभाज्य है और एक से विभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया ना। तो अब हम चलेंगे आगे, अब हम आएंगे पूर्णांक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स। अब क्या कहेंगे, इंटीजर्स, यानी पूर्णांक क्या होते हैं। ये पूर्णांक बिल्कुल दोस्तों सिंपल है। पूर्णांक यानी अगर मैं पहले तुम्हें इसे एग्जाम्पल से बताना चाहूँ, एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल देखो इसके लिए पहले अगर हम एग्जाम्पल देखें तो माइनस इनफाइनाइट डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश इनफाइनाइट। यानी तो हम क्या कह सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं। समझ में आया दोस्तों, हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच की सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। अगर हम इसे परिभाषा लिखना चाहें तो अब इसकी ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं कि माइनस, हम लिखना चाहेंगे कि माइनस अनंत, अगर हम इसे परिभाषा लिखें माइनस अनंत, सॉरी ये गलत लिख गया, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। एग्जाम्पल में तुम्हें पहले समझा, माइनस से प्लस के बीच की जितनी भी सारी संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं उन्हें हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं, यहाँ आप देख लें, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब आएंगे हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक आखिरकार क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम जान लेते हैं। क्या कर, धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो यानी 0 से दाएं तरफ की सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, धनात्मक पूर्णांक होंगी। धनात्मक पूर्णांक क्या होंगी, 1, 2, 3, 4 डैश इनफाइनाइट। 0 से दाएं तरफ की जितनी भी संख्याएं आएंगी अनंत तक, वो हमारी क्या होंगी, धनात्मक पूर्णांक। और हमारे पास अगर ऋणात्मक पूर्णांक एक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो क्या होगी, 0 से बाएं तरफ की जितनी भी संख्याएं होंगी सब हमारी क्या होंगी, ऋणात्मक पूर्णांक होंगी। 0 से बाएं यानी -1, -2, -3 डैश माइनस इनफाइनाइट, ये सभी क्या होंगी, हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। और एक बार नोट लगा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या 0 हम क्या है जो हमारे पास ये है ना 0, हमारे पास जो 0 है, हमारे पास क्या है 0, तो
तो जीरो ना यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ऋणात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया, आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा आपके लिए। और अब हम आगे पढ़ेंगे इसी संख्या पद्धति के चैप्टर वाइज, चैप्टर जितनी भी संख्याएं होंगी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अब हम इसमें और एक दो चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अब हमारे पास परिमेय संख्याएं, अब हम क्या देखेंगे? परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। अब हम देखने वाले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं बिल्कुल सिंपल होता है। क्या परिमेय संख्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं वे सभी भिन्नात्मक संख्याएं जो वे सभी संख्याएं जो p अपान q के रूप में होती हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या दोस्तों? वे सभी संख्याएं जो p अपान q के रूप में होती हैं, जो p अपान q के रूप में होती हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया दोस्तों कि वे सभी संख्याएं जो p अपान q के रूप में होंगी वे परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और क्या होगा? अगर p अपान q के रूप में होंगी, क्या होंगी? परिमेय संख्या। लेकिन क्या होगी कंडीशन की q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो है q वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारे कोई डिनोमिनेटर है, कोई फ्रैक्शन है, उसका जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बस वो क्या होंगी? परिमेय संख्या। जो p अपान q के रूप में होती हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और जिसमें q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारी 1 क्या है? परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या, 3/4 परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? डैश डैश डैश। अब आएंगे अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल। अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ये परिमेय संख्याओं का जस्ट उल्टा होती हैं। जैसे परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? जो p अपान q के रूप में होती हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो p अपान q के रूप में नहीं होती वे सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो लिखेंगे वे सभी संख्याएं जो p अपान q के रूप में नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं जो p अपान q के रूप में नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों कि वे सभी संख्याएं जो p अपान q के रूप में नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? तो जो संख्याएं अब p अपान q के रूप में नहीं होंगी वो हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल, रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आएंगी वे सभी हमारी कौन सी? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। रूट के अंदर √5, √3, √2। समझ में आया दोस्तों? पाई, ये सभी क्या है? हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हम बस दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और आपको ऐसा ही कंटेंट पूरे 9th 10th 11th 12th का पूरी मैथ आपको इसी चैनल पे आपको अब मिलने वाली है बहुत जल्द, आप जिससे पेपरों में अच्छे नंबर ला सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।